अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आज हम जावास्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे और व्यू जेएस फ्रेमवर्क जो है उसको भी सीखेंगे, क्योंकि ये दोनों साथ साथ मिलके काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि अकेली जावास्क्रिप्ट सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है और सीखनी भी मुश्किल है। तो मैं आपको क्योंकि इधर प्रैक्टिकल चीज़ें सिखा रहा हूँ जो आगे आपके प्रोग्रामिंग में और बड़े बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स बनाने में काम आएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं वो वही चीज़ें सीखें जो पहले सीखने की ज़रूरत है, और मुश्किल चीज़ें में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही आगे जो काम जो है वो फ्रेमवर्क्स जो है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया आज की सीरीज़ के लिए, एपिसोड 01, और उसके अंदर index.html है और उसको हमने व्यू स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया है। इसके लिए आपको एक प्लगइन की ज़रूरत होगी, वो लाइव सर्वर है। आप अगर इंस्टॉल प्रोग्राम्स पे जाएंगे और इधर जो है लाइव सर्वर को सिलेक्ट करेंगे तो ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये लाइव सर्वर जो है ये बहुत अच्छा प्लगइन है, यानी कि साथ साथ आपके जो है ये वेब पेज को जो है वो रिफ़्रेश करता रहता है। तो चलें देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगी जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले तो जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि index.html के अंदर हमें बॉयलर प्लेट लिखना पड़ता है। आप एक्सक्लेमेशन का साइन दें और टैब प्रेस कर दें तो ये आपका जो है बॉयलर प्लेट आ जाएगा। अब हम JS है और व्यू JS जो है उसको खट्टी सीखेंगे ताकि हमें आसानी हो सके। तो आपको पता है जैसे हम स्क्रिप्ट में व्यू JS लगाते थे, जावास्क्रिप्ट लगाते थे, इसी तरह हम व्यू JS को भी जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो लगाएंगे। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ view.js जो है उसकी साइट पे, और इस साइट पे जो है मैं आपको जो है वो गेटिंग स्टार्टेड पे चले जाएंगे। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको हमेशा इस रेफरेंस की ज़रूरत रहती है और आपको हमेशा इधर आना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि व्यू जेएस की जो स्क्रिप्ट जो है ये इस तरीके से आपने लगानी है, जैसे हम बूट स्क्रिप्ट की जावास्क्रिप्ट लगाते थे बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये लगानी है, कोई सी भी लगा लें। और इधर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये गाइड में जाके देखेंगे तो ये 2.x वर्जन शो कर रहा है। अब इसका 3.x वर्जन भी आ गया है, मगर क्योंकि जब नया वर्जन आए तो उसके इर्द गिर्द जो उसकी कम्युनिटी है और प्लगइन्स हैं और जो कंपोनेंट्स हैं वो इतनी तेज़ी से उस वर्जन के लिए डेवलप नहीं होते हैं। फ्यूचर में तो हो जाएंगे मगर अभी नहीं हैं इतने। तो इसलिए हम 2.x पे ही काम करेंगे, क्योंकि आगे हमने लारावेल ऐड करनी है, वो भी 2.x के साथ ही काम करेगी। और बहुत सारे कंपोनेंट्स अभी 3 वर्जन पे माइग्रेट ही नहीं हुए हैं, तो इसलिए हम 2 ही यूज़ करेंगे। कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है इतना। तो इसमें इसको कॉपी कर लें आप, और फिर आप अपने कोड एडिटर में जाके इसको टाइप कर दें, इंसर्ट कर दें। तो ये हमारे व्यू जेएस की जो है स्क्रिप्ट लग गई है। अब व्यू जेएस की ही साइट पे जो है अगर आप जाएंगे, जैसे आगे अगर आप जाएंगे तो ये आपको जो है एक छोटी सी एप्लीकेशन बताना सिखा रहा है। इसमें तो हम बाद में आते हैं, मगर सबसे पहले जो इसका JS पोर्शन है ये HTML वाला है और ये JS है, इसको हम देखते हैं। ये आपको कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा JS। अच्छा, ये JS पोर्शन जो है इसकी अलग स्क्रिप्ट होगी, ये हम जो है इधर टाइप कर देते हैं स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, सॉरी स्क्रिप्ट का टैग लिखें और इसके अंदर ये कर दें। इसको आप फॉर्मेट कर लें ताकि आपको ज़रा आसानी रहे। अभी मैं इसमें फॉर्मेटिंग नहीं डाली हुई है इतनी, तो इस वजह से जो है ये अजीब सा लग रहा है, मगर फिर भी। अच्छा जी, ये स्क्रिप्ट जो है इसको समझने की ज़रूरत है, और इसको समझने के लिए जो सबसे आसान तरीका जावास्क्रिप्ट के अंदर है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो पहली चीज़ जो आज हम लर्न करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। जी, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या होती हैं। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारी मुख्तलिफ़ चीज़ों की कम्बिनेशन से एक ऑब्जेक्ट बनती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को कोई बर्थडे गिफ्ट का पैकेट बना के दे रहे हैं और उसमें आप कुछ फ्रूट रखते हैं, कुछ जूसेस रख देते हैं, कुछ और चीज़ें रख देते हैं,
तो वो पैक जो है जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में इसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। मगर ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। ऑब्जेक्ट में आप ये भी रख सकते हैं कि वो काम क्या करे। मिसाल के तौर पे आप एक गाड़ी जो है उसको एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है गाड़ी में कि उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, टायर्स होंगे, स्टीयरिंग होगा, सीट्स होंगी, वो सारी उसकी ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगी। फिर गाड़ी ड्राइव करती है, गाड़ी चलती है, उसकी ब्रेक्स हैं जो फंक्शन परफॉर्म करती है गाड़ी, तो वो उसके अंदर जो हैं वो एज अ फंक्शंस जो हैं वो भी उस ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाएंगे कि गाड़ी ये चल सकती है, ये रुक सकती है, ये ब्रेक्स भी हैं, इसमें इसमें गियर्स भी हैं, वो सारे उसके फंक्शन हैं उस ऑब्जेक्ट के। इसी तरह आप किसी भी चीज़ को जो रियल वर्ल्ड में है, जैसे अगर आप एक कस्टमर है तो कस्टमर जो है उसको आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी कि ये इसका नाम है, ये इसका लास्ट नेम है, ये इसकी एज है, और ये मेल है या फीमेल है, ये सारी उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। और दूसरा ये कि फंक्शन क्या वो परफॉर्म कर सकता है। मिसाल के तौर पे वो कोड बड़ा अच्छा लिख सकता है तो वो एक फंक्शन है उसका, या वो जो है यानी कि पेंट कर सकता है घर के, वो बहुत अच्छा पेंटर है तो वो भी एक फंक्शन है उसका कि वो किस तरीके से पेंट करेगा। या वो जो है आपके लिए जो है बाज़ार से चीज़ें ला के दे सकता है तो वो भी एक उसका एक फंक्शन है। तो कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कई फंक्शंस होते हैं। तो ये भी हम देखेंगे। फंक्शंस यूजुअली जो है या तो कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा होता है, या कोई काम करके आपको दे रहा होता है और आपको बता रहा होता है कि मैं ये काम कर दी है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन दोनों होते हैं, इनकी कम्बिनेशन से एक ऑब्जेक्ट बनती है। तो खैर लेक्चर तो बहुत हो गया है, मगर अब अगर हम इधर देखेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर की जाती है वो कर्ली ब्रेसेस के साथ होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक इधर स्क्रिप्ट का टैग लगाया हुआ है तो ये जो दो कर्ली ब्रेसेस हैं ये ऑब्जेक्ट कहलाएगी। बस अभी ये खाली है, मगर जो दो कर्ली ब्रेसेस होंगी उस वो ऑब्जेक्ट कराएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें एक फ़र्स्ट नेम हो, आप अंडरस्कोर से लिख लें या किसी तरीके से भी लिख लें। तो फ़र्स्ट नेम जो है ये आपका जो है, मेरा लेट से अगर मैं आसिम लिख दूंगा तो ये फ़र्स्ट नेम जो है ये एक प्रॉपर्टी बन गई इसका, कि ये फ़र्स्ट नेम जो है प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने जो नाम सेव किया हुआ है वो आसिम है। ये जो सेमी कॉलन है ये सेपरेट करता है कि प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर किया हुआ है। कोई चीज़ भी आप सेव कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो नाम है। इसी तरह मैं अगर लास्ट नेम लिख दूं, ये एक प्रॉपर्टी है और ये कॉमे से सेपरेट होती हैं। सारी चीज़ें जो है ना ये कॉमे से सेपरेट होती हैं। वो ये कि व्यू के अंदर जो है हमें ऑब्जेक्ट्स जो अगर हमने डिक्लेयर करनी होती हैं तो वो, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। और इनमें जो आप देख रहे हैं कि ये मैसेज जो है ये एक प्रॉपर्टी है, ये बता भी रहा है प्रॉपर्टी है, मैसेज है, और उसके अंदर क्या स्टोर हुई हुई है, स्ट्रिंग। यानी कि ये हेलो व्यू जो है ये एक स्ट्रिंग स्टोर हुई हुई है। कोई भी आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं, जैसे आप हेलो आसिम लिख दें तो ये एक स्ट्रिंग स्टोर हुई है। और मैसेज के ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे तो ये बताएगा ये प्रॉपर्टी है। ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये हम सेव कर रहे हैं एक और, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट जो इधर बनी हुई है ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। अगर आप ये देखें ना, जहाँ जहाँ आपको कर्ली ब्रेसेस नज़र आएंगी ना तो आप समझ जाइएगा कि ये ऑब्जेक्ट है। तो ये मेन ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर फिर अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक ईएल की प्रॉपर्टी है, एक डाटा की प्रॉपर्टी है, और डाटा की प्रॉपर्टी के अंदर फिर एक और ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने जो है फिर ये मैसेज की प्रॉपर्टी है और ये सेव किया हुआ है। तो ये बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक यहाँ से यहाँ तक है और एक यहाँ से यहाँ तक है। यानी कि आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, एक और ऑब्जेक्ट, कई ऑब्जेक्ट्स सेव कर सकते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये आपकी ऑब्जेक्ट्स थी। तो ये अभी मैंने डिलीट कर दी है ताकि आपको मैं समझा सकूं कि ऊपर जो हमने ये view.js लगाई है इसको इनिशिएट किस तरह करते हैं। आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट जब भी लगाते हैं
तो कई जावास्क्रिप्ट्स में पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है उसको यूज़ करने के लिए। तो व्यू जेएस के फंक्शन को यूज़ करने के लिए जो है वो है न्यू व्यू, और आगे ये उसका फंक्शन है जो ये जब जेएस लगा दें तो तभी अवेलेबल होता है। अगर आपकी ये जेएस फाइल नहीं लगी हुई है तो ये व्यू का फंक्शन नहीं है। अब ये हम किस तरह कह रहे हैं कि ये फंक्शन है। फंक्शन का जो तरीका आसानी से आइडेंटिफाई करने के लिए है कि इसके ये पेरेंथीसेस होते हैं, यानी कि ये ब्रैकेट्स जो हैं जिनको पेरेंथीसेस कहते हैं ये होती हैं ओपनिंग और क्लोजिंग। जिस भी आप कीवर्ड के आगे ये व्यू के आगे ये पेरेंथीसेस देखेंगे ना तो आप समझ आइएगा कि ये पूरा जो है ये फंक्शन है। और न्यू जो है इसका मतलब ये है कि एक नया फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दे, और या एक नया इंस्टेंस, फंक्शन तो नहीं, एक नया इस फंक्शन का इंस्टेंस को अभी हम बाद में देखेंगे। मगर यूजुअली ये होता है कि कोई भी नई ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करनी हो या कोई नया इंस्टेंस क्रिएट करना हो फंक्शन का तो आप न्यू का कीवर्ड साथ लगा देते हैं। इस फंक्शन के अंदर जो है आप कोई चीज़ भी पास कर सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम पास कर सकता हूँ, मैं कोई ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ। अगर आपने स्ट्रिंग पास करनी है तो आप आसिम लिखेंगे, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट पास करनी है तो फिर आपको मैंने बताया था ब्रेसेस लिखेंगे। उसके अंदर फिर आप कई चीज़ें पास कर सकते हैं, जैसे नेम लिख के आसिम पास कर लें, और फिर एज लिख के आप जो हैं आसिम पास कर लें, ईयर्स पास कर लें, या अगर वो स्ट्रिंग नहीं है तो आप वैसे ही पास कर दें अगर इंटीजर है। यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास फ़ायदा ये हो जाता है कि हम मल्टीपल चीज़ें पास कर सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर वो ब्रेसेस के अंदर आप ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दें। तो इवन इसके अंदर फर्दर आप एक और ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। जैसे मैं इधर ये खाली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं इधर लिख दूँ जी कोई भी डू लिख दें और फिर इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दें, और फिर मैं लिख दूँ, या मैं इधर लिख दूँ सिबलिंग्स, और फिर इसके अंदर लिख दूँ उनका ना। तो यानी कि इस तरह से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और उनको पास कर सकते हैं। कोई सही भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यानी कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेम है, एज है, सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स के अंदर फिर एक और ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी है नेम और वाली। तो ये इस तरीके से आप पूरी ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को। पास करने का मतलब क्या होता है कि ये जो वैल्यूज़ जो हैं ये इस फंक्शन को व्यू जेएस के अंदर जो डिक्लेयर हुआ हुआ है उसको ये सारी वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी, और वो फिर इनको यूज़ कर सकते हैं आगे डिस्प्ले करने के लिए वेब पेज पे या कहीं भी। बहरहाल वेरिएबल जो है ये जावास्क्रिप्ट का है कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। वेरिएबल क्या होता है, आप जस्ट समझ लें कि एक कोई बॉक्स है जिसके अंदर आप कोई चीज़ें सेव करना चाह रहे हैं। बॉक्स का नाम रखना होता है, तो बॉक्स का नाम हम वेरिएबल और आगे उसका जो है ये ऐप नाम हमने रखा हुआ है। आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं, मगर व्यू में एक ट्रेडिशन चल रहा है कि आप ऐप ही रख दें, मगर कोई भी नाम रख सकते हैं उस बॉक्स का। यानी कि ये एक वेरिएबल है, एक यानी कि आपने खाना डिक्लेयर कर दिया है, या आपके पास एक लॉकर है जिसमें आप जो भी ये न्यू व्यू जेएस जो है काम करने के बाद कोई चीज़ जो है वापस रिटर्न करेगा तो वो इस बॉक्स के अंदर सेव हो जाएगी जिसका नाम जो है ऐप है। तो ये आपको इतनी तक तो समझ आ गई होगी कि ये अगर आप लेट से इसमें 12 सेव करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये 12 जो है ये अब ऐप के अंदर सेव हो गया। अगली दफ़ा अगर हमने इसको रेफ़र करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख सकते हैं ऐप मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे लेट से मेरे पास एक है console.log, ये आपको पहले भी मैंने बताई हुई है। ये क्या करती है कि जो ब्राउज़र चल रहा होता है तो उसकी विंडो पे जो है वो इंस्ट्रक्शंस प्रिंट कर देती है, ये डीबग के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे ये मैंने ये इधर किया है कमांड शिफ्ट पी, ये ओपन विद लाइव सर्वर, मैंने क्या किया कमांड शिफ्ट पी, इसकी कमांड्स आ जाती हैं व्यू स्टूडियो कोड की, और इधर से आप लाइव
चेक कर लें और फिर लाइव सर्वर जो है ओपन विद लाइव सर्वर कर दें, तो ये आपका लाइव सर्वर जो है वो चला देगा। लाइव सर्वर जब आपका चल जाएगा तो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे ही हमारा लाइव सर्वर जो है वो चल रहा है, अब इसमें अभी तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना। लेट्स से मैं इधर एक H1 का टैग तो डाल दूं। जी, तो और ये जो है इसको जो है हम इधर अरेंज कर लेते हैं। अब इधर जो है हमारे पास ये प्रैक्टिसिंग Vue.js देखिए खुद ही ऐड हो गया, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा। ये जो है इसका बंद कर देते हैं एक्सटेंशन वाला, और ये इस तरह हमारे पास आ रहा है। अब अगर मैं इसकी इंस्पेक्ट करूँगा कंसोल को, आप इंस्पेक्ट करके कंसोल पे जाएं तो ये देखिए इधर आसिम प्रिंट हो रहा है। अगर इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ, ये देखें आसिम जो है ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो कंसोल लॉग के अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो इधर प्रिंट हो जाएगी। तो जावास्क्रिप्ट को अगर आपने समझना है तो बड़ा आसान है उसको समझने के लिए। अभी इसको भूल जाए Vue.js को जो ऊपर हम कर रहे थे, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि थोड़ी जावास्क्रिप्ट की इधर प्रैक्टिस जो है वो करनी ज़रूरी है। उसमें ये है कि लेट्स से मैं कंसोल डॉट लॉग जो है वो ऐप लिख देता हूँ, जो ये बॉक्स का नाम या वेरिएबल का नाम हमने रखा था कि इसके अंदर क्या सेव है वो डिस्प्ले तो करे। तो ये देखें, ये जो ही हम सेव करेंगे तो ये 12 डिस्प्ले हो गया इधर। जो ही आप इसको सेव करेंगे ना, ये लाइव सर्वर है तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो इधर ये देखें अब 12 आ गया। तो ये कंसोल लॉग से आप डीबग कर सकते हैं कि भाई ऐप के अंदर क्या था। लेट्स से ऐप के अंदर मैं सेव करता हूँ 2, ठीक है, और इधर मैं जो है ऐप +2 करता हूँ, तो फिर क्या सेव होगा? सेव किया तो ये देखिए इधर 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। सही है, तो ये इसको हम अभी यूज़ करेंगे थोड़ी जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करने के लिए। अब एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और उसमें लिखते हैं ऐप मल्टीप्लाई बाय 3 और इसको सेव कर लेते हैं लेट्स से ABC के अंदर, ABC बॉक्स के अंदर क्या ऐप मल्टीप्लाई बाय 3। अब ऐप के अंदर क्या है? 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा? जी आपने गैस कर लिया होगा, तो इसको सेव करें। ठीक है, तो ये 6 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 3 6। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट जो है इस तरीके से काम करती है कि आप स्क्रिप्ट के अंदर जो भी लिखेंगे ब्राउज़र जो है उसको फिर एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है और वो काम करती है। इसके अंदर आज जो है हम मज़ीद ये सीखेंगे कि जो है ऑब्जेक्ट जो है जो हमने किया था कि ऑब्जेक्ट किस तरह काम करती है। लेट्स से OBJ के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट रखना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताया था कर्ली ब्रेसेस में होगा और फिर नेम होगा और फिर जो है स्ट्रिंग अगर है तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में आती है। तो ये सिंपल सी एक ऑब्जेक्ट है और आखिर में जावास्क्रिप्ट के एंड करना है तो ये सेमीकोलन डालना पड़ता है। तो इस तरीके से अब अगर मैं इधर कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ ताकि इस कंसोल में प्रिंट कर दे, ये कंसोल लॉग फंक्शन है, आप देख रहे हैं ना, प्रिंसेस है। प्रिंसेस का मतलब होता है फंक्शन, इसको कोई वैल्यू आप पास कर सकते हैं। जो वैल्यू इसको पास करेंगे ये क्या करेगा, उसको आउटपुट कर देगा ब्राउज़र के अंदर, कंसोल के अंदर इस जगह पे। अभी ये जो है इसको मैं निकाल देता हूँ ताकि और आसानी हो जाए, ये एरर ना आए। तो ये देखें इसने क्या प्रिंट कर दिया, ऑब्जेक्ट, और ये बता रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर नेम है और उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी आसिम है। अब लेट्स से मैं इस आसिम को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो आप किस तरह करेंगे? ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के अंदर नेम है, सही है, और इसके अंदर एक और चीज़ भी लिख देते हैं, लेट्स से एज। और अब जो है इसको जो है प्रिंट करना चाह रहे हैं आप, तो किस तरीके से प्रिंट करेंगे आप? नेम को
आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट, अब ये देखिए खुद ही बता रहा है कि नेम है, एज है, क्या है। मैं चूज़ करता हूँ नेम है, क्योंकि नेम और एज है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो डॉट की नोटेशन इस्तेमाल होती है। डॉट का मतलब ये होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर खाली नेम जो है उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दे, वो आसिम है। तो इसको सेव करते हैं, तो ये देखिए खाली आसिम प्रिंट हो गया। हाँ, एक और कंसोल लॉग लगा लेते हैं और उसके अंदर ऑब्जेक्ट डॉट जो है उसको क्या करते हैं, प्रिंट कर दे एज। ठीक है, तो ये देखें एक आसिम प्रिंट हो गया और एक 12 मेरी एज। इवन अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये एज जो है ये मैंने स्ट्रिंग में दी हुई थी, इसको इंटीजर होना चाहिए, तो स्ट्रिंग निकाल दें, यानी कि कोट्स निकाल दें। तो फिर ये अब 12 जो है ये इस कलर का क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो अब इंटीजर्स का फ़ायदा ये होता है कि इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट एज मल्टीप्लाई बाय 2 करनी है मैंने, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखें 24 हो गया। अब वो उसने किया क्या है, ऑब्जेक्ट को लिया है पहले, उसके अंदर एज को लिया है, उसकी वैल्यू देखी है 12 को मल्टीप्लाई किया 2 से और फिर आ गई। तो ऑब्जेक्ट हमारी जो है वो किसके अंदर होती है, ब्रेसिस के अंदर, करली ब्रेसिस कहते हैं इनको। और उसको जो फ़ायदा इस ऑब्जेक्ट का ये होता है कि इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर आप फंक्शन भी कर सकते हैं, मगर वो हम बाद में भी देख लेंगे। लेट्स से डबल एज, ठीक है, ये मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। अब ये डबल एज फंक्शन क्या करेगा, ये मैं चाह रहा हूँ या होल नेम कर दे, फुल नेम, ये एक फंक्शन बना लिया और फुल नेम। ठीक है, अब ये करेगा क्या, अब फंक्शन जो है इसको अभी हम बाद में देख लेंगे, मगर इस तरह आप लिख सकते हैं, मगर इस फंक्शन को डिफाइन भी हमें करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के अंदर, वो अभी हम देख लेंगे। तो सिर्फ बताना ये था कि प्रॉपर्टीज़ के अलावा आप फंक्शन, जैसे ये कंसोल लॉग का फंक्शन है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं इसके लिए अंदर डिस्प्ले करने की, तो फंक्शन भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। आप स्ट्रिंग्स स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स जो हैं वो कोट्स में आएगी, इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, इवन फ्लोट वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई डेसिमल प्लेसेस है तो वो आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप सेव कर सकते हैं इन वेरिएबल्स के अंदर। तो जी अभी मैं जावास्क्रिप्ट को अभी इतनी हद तक ही रखता हूँ। तो आपको याद होगा कि हम व्यू जेएस जो है वो कर रहे थे, तो वापस चलते हैं जहाँ थे हम, दोबारा कॉपी कर लेते हैं, इतनी दूर जाने की ज़रूरत क्या। ये कमांड थी हमारी, ये हमने कॉपी की थी इधर से। तो अब आपको थोड़ी इसकी समझ आ गई होगी कि ये कमांड कर क्या रही है। इसको हमने अरेंज किया था, जी इसको मैंने अरेंज किया था, आपको बताया था। अभी इसको खैर मिटा दें कि ये फंक्शन है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एक प्रॉपर्टी जो है ये ऐप का टैग लगा हुआ है, अगली प्रॉपर्टी जो है उसकी वो डाटा है, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। तो ये इस तरीके से आपको ये बताया था। अब लेट्स से इधर एक ये आपको देख रहे हैं एलिमेंट, ये ईएल को जो है ना एलिमेंट कहते हैं, यानी कि हमारे पास एक डिव होनी चाहिए और उसका जो टैग है वो एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि इस तरीके से आईडी जो है वो एलिमेंट होनी चाहिए। तो ये इसके अंदर ही रख लेते हैं, ठीक है। तो ये आईडी जो ऐप जो है ये क्या बता रहा है, ये व्यू का एक फंक्शन है। अगर आपको ये पता होगा ना, हमने यूँ किया था, ये देखें व्यू का एक फंक्शन है जो इस ऐप बॉक्स के अंदर सेव हो रहा है। इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर की है। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का जो तरीका था वो आपने ये इधर देख लिया, ठीक है। इसके अंदर एक दो एलिमेंट्स हैं एल और डाटा, इनको हम डाइसेक्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। इधर मैं एंटर प्रेस कर लूँगा ताकि आसानी हो जाए, सही है। ये हमारी एक ऑब्जेक्ट आ गई, इसके अंदर जैसे मैं लिखता था ना नेम और आसिम, इसी तरह अब हमने इसकी एक प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट है जो हमने व्यू को पास करनी है और वो है ईएल।
और उसमें आपने क्या पास करना है, आईडी ये वाला ऐप, यानी कि इस पूरी डिव के अंदर जो है व्यू जेएस काम करना शुरू कर दे। इसका मतलब ये होगा, ये सिर्फ इनिशलाइज करेगा, यानी कि इसको ये देखना शुरू कर दे इस डिव के अंदर जो भी इसके अंदर चीज़ें होंगी उसके साथ व्यू काम कर सकता होगा। फिर इसका मतलब ये होता है कि किसके साथ काम करना शुरू करे, तो वो आप लगा दें ऐप। ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी जो है, जैसे हम आगे डिक्लेयर करते थे डाटा की, वो भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, मगर इसमें होता ही है कि नई लाइन पे लिखें तो अच्छा लगता है। ठीक है। अब डाटा जो है ये इट्सेल्फ फिर एक ऑब्जेक्ट होगी। आप देख रहे हैं इधर, ये डाटा जो है ये इट्सेल्फ फिर एक ऑब्जेक्ट होगी। तो ऑब्जेक्ट को किस तरह डिक्लेयर करते हैं, आपके पास वही, उसके अंदर फिर आप लिखते हैं मैसेज, मगर मैं इस ऑब्जेक्ट को भी खोल लेता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर एक और मैसेज जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं और लिख देते हैं वेलकम टू व्यू। ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर जो है सेमी कॉर्नर नहीं लगते। सेमी कॉर्नर उस वक्त लगते हैं जब आपकी पूरा एक फंक्शन एंड हो, जैसे इधर है ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख रहे हैं कॉमा ही लगता है, तो बेशक आप कॉमा लगा सकते हैं, इधर सेमी कॉर्नर नहीं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये एक व्यू की एप्लीकेशन जो है वो बाइंड होगी इस डिव के साथ। अब ये इस डिव के साथ बाइंड हो गई है, यानी कि इसके साथ मिलके ही काम करेगी। जो भी इस डिव के अंदर है उसके अंदर ये काम कर सकती है। मिसाल के तौर पे काम करने का क्या मतलब है कि ये एक डाटा जो है इसके अंदर मैंने एक मैसेज की प्रॉपर्टी रखी हुई है, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है इधर, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का नाम आप पता है चेंज कर सकते हैं। हाँ, मगर जो व्यू को पास करनी है ना ईएल और डाटा, इसको नहीं आप चेंज कर सकते, क्योंकि ये व्यू खुद, इसको व्यू को पता है कि मैंने ईएल से उठाना ही है और बाइंड करनी है, और डाटा में से जो वैल्यूज़ उठानी है वो बाइंड करनी है, तो व्यू को इतना पता है। बाकी डाटा के अंदर जो मर्ज़ी आप लिखते रहे। तो अब इसको जो है मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ मैसेज को, तो मैं अब इधर बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ। पहले नहीं लिख सकता था व्यू अगर ना होता, मगर अब मैं लिख सकता हूँ। ये दो मुस्टैचेस होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम वेरिएबल देंगे, ये जो भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देंगे उसको वो प्रिंट कर दे इधर। अगर आप खाली लिख देंगे ना मैसेज इधर, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा मैसेज। यानी कि इसको आप देखें, हमारा लाइव सर्वर जो है वो चल रहा है मेरे ख्याल में, जी हाँ। तो ये देखें, इसको मैं सेव करता हूँ तो ये मैसेज एज इट इज़ ही प्रिंट हो गया। मगर अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला मैसेज अब इधर प्रिंट हो, तो फिर आपको इसको डबल मुस्टैश कहते हैं। ठीक है। इनको ये मुस्टैचेस कहते हैं, मूछों की तरह होती हैं तो इसलिए यूँ कहते हैं। तो इसको प्रिंट कर दें, तो अब ये देखें आप क्या प्रिंट कर रहे हैं, वेलकम टू व्यू। इसको आप टैग भी लगा सकते हैं। लेट्स से मैं H2 का टैग लगाना चाह रहा हूँ और इसको उठा के जो है मैं इसके अंदर कर देता हूँ। तो अब आप सेव करेंगे तो ये वेलकम टू व्यू, बजाय इसके कि हम कंसोल में करें, हम इधर डिस्प्ले कर लेते हैं इसको। और मैसेज को आप चेंज कर सकते हैं इधर, लेट्स से इधर आप कर दें नेम कर दें। ठीक है। और अब अगर आप इसको सेव करेंगे तो ये एरर दे देगा। क्यों? कि वो कहेगा कि मैसेज तो मुझे मिला ही नहीं डाटा के अंदर। व्यू खुद ही जाके देखता है कि डाटा के अंदर कोई पड़ा हुआ है या नहीं, वो कहेगा मैसेज नहीं मिला, तो इसलिए उसने एरर दे दी है। आप इधर, क्योंकि वो प्रॉपर्टी नहीं मिली उसे प्रॉपर्टी और मेथड नहीं है। मेथड का मतलब फंक्शन होता है, मेथड और फंक्शन एक ही नाम है। अब इधर मैं नेम करूँगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो व्यू को, जो जैसे हम कंसोल को पास कर रहे थे उसी तरह हमने व्यू को पास की है, मगर इसको जो हमने डाटा पास की है उसमें ईएल और डाटा का होना प्रॉपर्टीज़ का ज़रूरी है। ईएल का मतलब ये है कि ऐप के साथ बाइंड कर दे इस व्यू को, और डाटा के अंदर जो भी आप मैसेजेस इधर प्रिंट कराना चाहते हैं उनको आप डिक्लेयर करते जाएं। जैसे आप एक और डिक्लेयर कर लें, ये जो है एज आप डिक्लेयर कर लें। ठीक है। और ये इंटीजर आपने रखनी है, लेट्स से ये इंटीजर रख लें। अब अगर आपने एज प्रिंट करनी है इधर तो आप एज प्रिंट कर लें। ठीक है। वही डबल मुस्टैचेस लिखें और एज लिखें और एज प्रिंट कर लें, तो ये एज आ गई आपकी, प्रिंट होगी। तो ऑटोमेटिकली जो व्यू जो है वो काम करना शुरू कर गया, और इससे इतनी आसानी हमें हो गई है कि हम डायनामिक HTML बना सकते हैं। मगर लेट्स, क्यों डायनामिक? मिसाल के तौर पे अगर आपने
एज को मल्टीप्लाई करना है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इधर एज मल्टीप्लाई बाई 2 और इस तरह कर दें तो ये देखें 24 और 48 आ गया। यानी कि अब हम प्रोग्रामिंग का हवाला दे के 24 को 2 से मल्टीप्लाई करके भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और इधर इवन आप इसके साथ हेलो भी लगा सकते हैं। लेट से जो है मैं इसके बाहर हेलो लिख दूंगा या अंदर भी लिख सकता हूँ और स्पेस दे दी तो इसके साथ हेलो लग गया, हेलो वेलकम टू व्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब आप कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि ये इसका बेसिक केस कंस्ट्रक्ट आपको याद ही करना पड़ेगा कि ये न्यू व्यू, ये सारी चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, मगर आगे आसानी है। और एक ये याद करना पड़ेगा कि EL को जो इधर आप चीज़ देंगे वही आपने इधर देनी है, और डाटा के अंदर फिर जो भी आप वैल्यूज़ देते चले जाएंगे वो इधर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक ही काफ़ी है। बाकी जावास्क्रिप्ट को आप खुद भी देखें और मैं अभी साथ साथ आपको बताता रहूँगा, मगर आपको वेरिएबल्स का तो पता चल ही गया कि ये सारी चीज़ जो है ये अब इसके अंदर सेव हुई हुई है। और अगर आप ये ऐप भी एक ऑब्जेक्ट है, मगर अभी हम इसको कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये बस अभी हमने सेव कर दी हुई है, इसको यूज़ कहीं भी नहीं है अभी। तो ये आपका आज का जो Vue.js का है वो मैं इधर ही एंड करता हूँ। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह दोबारा जो है कंटिन्यू करेंगे इधर से ही, और मज़ीद जावास्क्रिप्ट जो है वो भी सीखेंगे।